वेलकम बच्चों टू गवर्नमेंट बजट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही सुहाना चैप्टर है ये, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, और रादर व्हाट गोज ऑन एवरी फेब्रुअरी इन एन इकोनॉमी। ठीक है, ओके देखेंगे फरवरी का मतलब क्या है यहाँ पे। सबसे पहले गवर्नमेंट और बजट का मतलब समझते हैं। गवर्नमेंट का मतलब तो पता ही है अपने को, जो पूरा देश चलाता है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। बजट का मतलब क्या है, कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज बजट नॉर्मली? बजट का नॉर्मल मतलब क्या है? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जितना में खर्चा करना है, एक लिमिट। हम लोग कोई भी ट्रिप में जाते हैं, पकड़ लो तो अपने बोलते हैं ना कि बजट बता कितना लगेगा। कुछ फ्रेंड्स गोवा के ट्रिप में जा रहे हैं तो घर में बताना पड़ता है ना कि मम्मी इतना इतना दिन रुक रहे हैं अपने, तो ऐसा ऐसा बजट रहेगा। बजट का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों? बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट का मतलब क्या है? सबसे मेन चीज एस्टिमेशन होता है। ये कोई फिक्स चीज नहीं है। इतना लग भी सकता है, इतना नहीं भी लग सकता है, इतना इनकम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एक अपने एस्टिमेटेड आंसर देते हैं इसमें। ठीक है, लाइक पकड़ लो एक हाउस होल्ड बजट। हाउस होल्ड बजट का मतलब क्या हो गया कि जो हाउस होल्ड है वो अपना हर मंथ का बजट सेट करता है कि मुझे लगता है कि मेरा इतना इनकम आ जाएगा इस महीना, शेयर मार्केट से मैं इतना कमा लूंगा, तो मोटा मोटी इतना इनकम मेरे इस महीना आ जाएगा। अब मुझे कैसे घर चलाना है अपना, कहां कहां स्पेंड करना है, ये पूरे चीज का ओवरव्यू जो होता है उसको अपने बजट बोलते हैं। ठीक है, इट्स सिंपली एन एस्टिमेशन ऑफ व्हाट यू कैन अर्न एंड हाउ मच यू आर लाइकली टू स्पेंड। फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है ये सब एस्टिमेटेड वैल्यूज है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं गवर्नमेंट बजट का पूरा मतलब क्या है। देखो गवर्नमेंट भी क्या है, अपने तो भी हाउस होल्ड का बात की है, बहुत छोटे लेवल में, बहुत ही माइक्रो लेवल में बात कर रहे थे अपने। हाउस होल्ड को मैनेज करना इज अ माइक्रो थिंग। अब मैक्रो में घुस रहे हैं बॉस अपने। मैक्रो में गवर्नमेंट जो है उसको पूरा देश चलाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कैसे देश चलाएगा, पैसा कहां से लाएगा? क्या हर दिन हर रात आरबीआई को बोलेगा पैसा छाप पैसा छाप? नहीं। आपको बताया हुआ मैंने मनी बैंकिंग के मॉड्यूल में कि आरबीआई कैन नॉट प्रिंट अनलिमिटेड मनी रिलेंटलेसली। एक लिमिट होता है प्रिंटिंग ऑफ मनी का। तो गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना है, गवर्नमेंट को स्पेंड करना है हमारे देश के बढ़ोतरी में, गवर्नमेंट को वेपन्स प्रोक्योर करना है, रफाल प्रोक्योर करना है, रशिया से मिसाइल प्रोक्योर करना है। ये सब का पैसा कहां से आएगा? ये सब का पैसा गवर्नमेंट कहां से पाता है? मेनली टैक्सेस के थ्रू, एंड देयर आर सर्टेन नॉन टैक्स सोर्सेज एज वेल। पर अपने यहाँ पे इसको क्यूमुलेटिवली क्या मानेंगे कि गवर्नमेंट जो है उसको पैसा कमाना पड़ता है, तभी ना जाके वो पैसे को स्पेंड कर पाएगा हमारे बढ़ोतरी के लिए। बंगाल में कहीं फ्लाईओवर बन गया, कहीं ब्रिजेस बन गए, कहीं हाईवे बन रहा है, ये सब का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है। तो जो भी गवर्नमेंट को लगता है, जो भी उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा और जो भी उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, इस चीज को वो बड़े ही ढंग से बहुत मोटे डॉक्यूमेंट में लिख के हर साल पेश करता है फरवरी के महीने में, हर साल। ठीक है, लाइक अपना फेब 2020 में इंडियन गवर्नमेंट का लेटेस्ट बजट आया था। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि 2020 से 2021 इस वन फाइनेंशियल ईयर में, जो कि क्या बोलते हैं, अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा, इस एक साल में गवर्नमेंट क्या सोचता है कि मैं कितना कमा लूंगा टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस से, और मैं कहां कहां सोच रहा हूं वो पैसा निवेश करने का। ठीक है, तो हर चीज का हाईलाइटिंग इस बजट के अंदर होता है। गवर्नमेंट पकड़ लो, जैसे अभी क्या है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है इस साल, तो क्या पता गवर्नमेंट फरवरी 2021 के महीने में जो बजट निकालेगा
उसमें ऐसा बोल सकता है कि हम लोग जो भी कमाएंगे इस साल वो हम लोग खर्चा करेंगे देश के हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। कोई कोई साल वो बोलता है कि हम लोग एजुकेशन में ज्यादा पैसा लगाएंगे, वहां ज्यादा स्पेंड करेंगे। कहीं बोलता है, कोई साल बोलता है कि हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा करेंगे, विलेजेस का रोड कनेक्टिविटी लाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो जहां जहां गवर्नमेंट को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खर्चा करना है, कहां कहां खर्चा करेगा वो, कहां कहां से एस्टिमेटेड कितना पैसा उसके पास आना है, सब चीज का बात उस डॉक्यूमेंट में, उस फाइनेंशियल प्लान में होता है, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, चलो आ जाओ, वेरी गुड। अब अपने इस चीज को स्टार्ट करते हैं। कम एक सेकेंड, आ जाओ। ओके, तो गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे एक्टिविटीज करता है जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए उसको, तभी तो खर्चा कर पाएगा, और उसको उसको खर्चा करना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जिसमें लिखा होता है कि हम कितना एस्टिमेटेड कमाएंगे इस साल और कहां कहां हमें खर्चा करना है, ये इंटीग्रेटेड होता है डॉक्यूमेंट में जिसको अपने गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। इट इज इंटीग्रेटेड इन वन डॉक्यूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, चलो आ जाओ इसमें, आओ डेफिनेशन लर्न करते हैं इसका। चलो, गवर्नमेंट बजट के जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है वो, स्टेटमेंट है जिसमें सब कुछ एस्टिमेटेड वे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द एस्टिमेटेड रिसीट्स, रिसिप्ट मत बोलना, रिसीट बोलना है इसको। एस्टिमेटेड रिसीट्स, कितना वो कमाता है, एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स, कहां कहां खर्चा करने वाला है वो, कौन, गवर्नमेंट, अंडर वेरियस हेड्स। हम जानेंगे ये चीज क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ओके, तो इसमें क्या है बच्चों, गवर्नमेंट बजट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि दो चीज दिखाता है। क्या दो चीज दिखाता है, आओ देखो। सबसे पहला चीज दिखाता है एस्टिमेटेड रिसीट्स, कितना वो एस्टिमेट कर रहा है इस साल हम कमा लेंगे। ठीक है, एंड द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स, हम कहां कहां खर्चा करने का भैया फिसल का मतलब क्या हुआ? क्या चीज, फिसल ईयर। फिस्कल, हाँ भैया। फिस्कल ईयर का मतलब आपको होता है फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो होता है ना 1 अप्रैल से मार्च तक का साल जो होता है उसको बोलते हाँ हैं। हाँ ठीक है भैया। ओके, गवर्नमेंट बजट, सब ढंग से पढ़ो, ढंग से फॉलो करो इस चीज को। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग टू थिंग्स व्हाट, एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स, कहां कहां से पैसा कमाने वाले हैं और कहां कहां को लुटाने वाले, ऑफ द गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड्स। ये आप लोग देखोगे, एक होता है रेवेन्यू हेड, ठीक है, और एक होता है कैपिटल हेड। देखोगे ये चीज को आप लोग। ठीक है, अभी के लिए सस्पेंस में छोड़ देते हैं। ये दो कॉलम, रेवेन्यू कॉलम और कैपिटल कॉलम के हिसाब से गवर्नमेंट बजट दो हिस्सों में डिवाइड होता है, सब देखोगे आप लोग ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलो आ जाओ, कौन डेफिनेशन बोलेगा? साहिल तुम बोल पाएगा, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? Government budget is an annual financial statement showing the estimated receipts and proposed expenditures under various heads during a financial year. ऑफ होम तो बोलना भूल गया तुम। गवर्नमेंट बजट कौन पेश करता है, किसका होता है ये बजट? बाबू ऑफ गवर्नमेंट बोलना तो भूल गया तुम, समझा? ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी सब कुछ एकदम बिंदास सही बोला, बस ऑफ गवर्नमेंट बोलना भूल गया। वैभव, कैन यू टेल मी व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? Government budget is an annual financial statement describing estimated receipts and proposed खर्चा, expenditure of government under various heads
during a financial year. ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वेरी वेरी गुड, ठीक है। ओके ऊर्जा, रिपीट, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? It is the annual financial statement describing estimated revenues and proposed expenditures of the government under various heads during a financial year. बस ठीक, वेरी गुड, ओके। पर बाबू बेटर क्या होगा ना, डोंट से रेवेन्यू, से रिसीट्स, बिकॉज वेरियस हेड्स अपने देखेंगे ना, वेरियस हेड्स में ही अपने रेवेन्यू और कैपिटल देखने वाले, तो रेवेन्यू यहाँ मत बोला, रिसीट्स बोला, ठीक है। ओके तो इतना अपने को समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट बजट में एक्चुअल वैल्यूज नहीं, एस्टिमेटेड वैल्यूज आता है। जो भी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स होगा वो एक्चुअल फिगर्स नहीं है, वो एस्टिमेटेड वैल्यूज है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि फरवरी 2020 में जो बजट निकाला गया था, कैन एनीबॉडी टेल मी ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में था? फरवरी 2020, 1920. 1920, वेरी गुड। ये अरे भैया 1 अप्रैल के पहले जो टाइम था अपना, अभी का 1 अप्रैल के पहले जो टाइम था वो तो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में था? 2019 टू 2020, ठीक है। तो 2019-2020 में बजट निकाला गया फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2020 टू 2021, ठीक है। अपने को बच्चों इतना सा चीज, बेसिक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो भी फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर बोलो, अकाउंटिंग ईयर बोलो, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल ईयर बोलो, ये कब से कब होता है? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। अगर कैलेंडर ईयर बोलते हो, जो कि इको में नहीं सुनोगे, कैलेंडर ईयर अगर बोलते हो तो इट मींस 1 जन टू 31 दिसंबर, उसका बात ही नहीं करते अपने इकोनॉमिक्स में। आ जाओ, ठीक है। हाँ, और इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। फेब्रुवरी में ये पेश किया जाता है ताकि मार्च का महीना मिले पूरा एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि 1 अप्रैल से वो बजट में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लागू हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फॉलो करना है इस चीज को। देखो गवर्नमेंट अपना बजट निकाल रहा है, गवर्नमेंट जो बजट निकालता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल वैल्यूज बताता है, और करंट फाइनेंशियल ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बताता है। ये अभी किसी को समझ नहीं आया होगा, इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा फ्लो चार्ट। आ जाओ, ढंग से सभी फॉलो करेंगे। घर में कुछ भी टेंशन हो रहा है, बाताबाती हो रहा है, इग्नोर इट, जस्ट हो जाओ जैसे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, देखो फॉलो करना। अभी क्या है, ये है 2020, मैं ढंग से लिखता हूं, चलो क्या है ये, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। ये अपने पकड़ लेते हैं 1 अप्रैल 2021, यहाँ पकड़ लेते हैं 1 अप्रैल 2019, और यहाँ अपने पकड़ लेते हैं 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21 का ये आ, चलो बहुत बढ़िया। मैं आपको करंट लेवल के हिसाब से बताऊंगा। ओके, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब से कब तक का है बच्चों? 2020 से 2021 तक का, ठीक है। यहां से यहां तक जो साल बीता इसको अपने क्या बोलेंगे, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2019 से 20। और ये जो फाइनेंशियल ईयर था ये क्या हो जाएगा? 2018 से 2019, ठीक है। तो ढंग से फॉलो करो जो मैं बताने वाला हूं। तो अपने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में है, अभी क्या चल रहा है अपना, सितंबर चल रहा है, तो अपने यहाँ कहीं है इस टाइमलाइन में, ठीक है। फॉलो करना। अभी जो हमारा लेटेस्ट बजट था वो आया था कब? फरवरी 2020 में, ठीक है।
लेटेस्ट बजट अपना आया था फरवरी 2020 में, जो कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में था आशीष? 1920। जो कि 1920 के फाइनेंशियल ईयर में था। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब अपने इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो बजट आया, ये जो बजट आया अपना भी लेटेस्ट वाला, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? 2020 से 2021 का जो इसके लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है कि हम लोग इस एक साल में कितना कमाने का सोच रहे हैं और कितना उड़ाने का सोच रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। फिर ये जो बजट है, ये बजट 2019-2020 मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में ये बजट प्रेजेंट किया गया था, उस साल का ये बताता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिवाइज्ड एस्टिमेट? देखो, यहां पे भी फरवरी में बजट हुआ होगा, यहां भी फरवरी में बजट हुआ होगा। अब यहां पे क्या हुआ था कि 2019-20 में हम कितना कमाएंगे, कितना लौटाएंगे। ठीक है, अब एक्चुअल में कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना शॉर्टफॉल हो रहा है, कितना सरप्लस हो रहा है, हमें टैक्स कम मिला, हम ज्यादा खर्चा कर दिए देश में, सब कुछ का हिसाब किताब जो है वो इस बजट में मिल जाता है। ठीक है, इस बजट में मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, जो करंट ईयर है, इस पर्टिकुलर ईयर में जो हम इस पर्टिकुलर ईयर का जो एस्टिमेटेड वैल्यू सोचे थे, हम कितना उसमें खड़े उतरे। ठीक है, उस चीज का भी ये आईना दिखाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब देखो, इस साल ये बजट दिया गया। इस साल के पहले कौन सा साल था? 2018-19। 2018-19 इस साल के पहले वाला फाइनेंशियल ईयर था, प्रीवियस ईयर जिसको बोलेंगे। 2018-2019 ये हो गया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये बजट प्रेजेंट किया गया 19-20 में, तो इसके हिसाब से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 18-19। अब 18-19 तो भैया बीत गया पूरा ना। 18-19 क्या है? ये जो टाइम है, ये टाइम तो पूरा बीत गया। अब ये टाइम में हम टारगेट अचीव कर पाए, नहीं कर पाए, ज्यादा खर्चा किए, कम खर्चा किए, एग्जैक्ट अपने को पता चल चुका होगा इस पॉइंट तक कि लास्ट ईयर एग्जैक्टली कितना कमाए हम और एग्जैक्टली कितना स्पेंड किए देश के ऊपर। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट जो भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल जो भी है डेटा, एग्जैक्ट डेटा इस समय पेश किया जाएगा, एक्चुअल डेटा पेश किया जाएगा। ठीक है, पकड़ लो, गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि हम लोग 1 लाख रुपए एस्टिमेटेड टैक्स के थ्रू कमाएंगे, पर पकड़ लो हम लोग कमा लिया 1,20,000 रुपए टैक्स के थ्रू। तो इस बजट में दिखाया जाएगा कि ये जो लास्ट ईयर था, इसमें हमने टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा टाइमलाइन था हमारा। इट कवर्स 3 इयर्स। सोचो, जिस साल प्रेजेंट हो रहा है, ये जिस साल बजट प्रेजेंट हो रहा है, उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट बताता है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए बजट बना है, उसका एस्टिमेट देता है कि आगे हम हो सकता है कितना कमाए, कितना लुटाए। और जो साल बीत चुका है, ठीक है, जो साल बीत चुका है उसका ये एक्चुअल वैल्यू अपने को देगा। ठीक है, चलो, आई होप सबको क्लियर है। तरंग, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? Government budget is an annual financial statement describing the estimated receipts and proposed expenditures ठीक है, under various heads during a financial year of the government. वेरी गुड। ठीक है, लास्ट में गवर्नमेंट लगा ही दिया तुम, है ना? ठीक है, ओके आयुषी, मैं वापस से समझा देता हूँ, एक बार फॉलो करो, ढंग से फॉलो करना। हाँ, मैं वापस से समझा रहा हूँ, चीज ढंग से फॉलो करो। आ जाओ, कंफ्यूजन मत लेके आना एकदम भी, एक बार ढंग से फॉलो कर लो एंड डोंट बी टेंस्ड। ओके, देखो, फरवरी 2020 में बजट प्रेजेंट हुआ था। ठीक है,
ये किस फाइनेंशियल ईयर में था बाबू? ये था 19 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ओके, एक काम करता हूं मैं, इसको मैं यहां बना देता हूं, एक सेकंड। आज ठीक है, फॉलो। तो ये बजट इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में प्रेजेंट किया गया था, इसको आपने बोल सकते हैं करंट ईयर। ये हो जाएगा इसके लिए नेक्स्ट ईयर, और ये इसके लिए हो जाएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो ओके। तो ये बजट इस साल प्रेजेंट किया गया था, और बजट प्रेजेंट होता ही है नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाने के लिए। तो ये बजट प्रेजेंट हुआ किस लिए? ताकि 2021 से 20 के बीच में हम कितना कमा सकते हैं, कितना लुटा सकते हैं, उसका एस्टिमेटेड वैल्यू बताने के लिए। तो ये क्या बताता है? नेक्स्ट ईयर, ये जो नेक्स्ट ईयर है इसका अपने को एस्टिमेटेड क्या रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बताता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, करंट ईयर का, जिस साल ये बजट प्रेजेंट हुआ था, करंट ईयर का ये रिवाइज्ड एस्टिमेट बताता है। इसका मतलब क्या, ढंग से फॉलो करना, कि पकड़ लो इसके पहले भी तो फरवरी में 2018-19 के फरवरी में भी तो बजट पेश किया गया होगा। ठीक है, और उस बजट का क्या काम था कि वो नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट्स बताए कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है अपने 1 लाख रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो अब अपने इस पॉइंट ऑफ टाइम में आ चुके हैं, अपने इस साल में आ चुके इस पॉइंट ऑफ टाइम में, और इस पॉइंट तक देखे अपने कि गवर्नमेंट 1 लाख रुपए कमाएंगे टैक्स के थ्रू, गवर्नमेंट तो सिर्फ कमाया 80,000 रुपया ही। ठीक है, तो ये जो बजट है ये इस साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट बताएगा, इस साल का। पहले सोचा गया था कि इस साल में 1 लाख रुपए जनरेट होगा एज टैक्स, पर सिर्फ 80,000 रुपए जनरेट हुआ, तो वो हकीकत है। तो ये उस साल का हकीकत बताएगा, करंट ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फॉलो करना। अब ये प्रीवियस ईयर जो है, ये प्रीवियस ईयर जो है, जो बीत चुका है, 365 डेज इसके जो है वो बीत चुके हैं। क्लियर? अब इसका हिसाब किताब एग्जैक्ट अपने को मालूम है, बिकॉज ये बीत चुका है। अपने को पता है, गवर्नमेंट को पता है उसने कितना कमाया, गवर्नमेंट को पता है उसने कितना स्पेंड किया। तो वो एग्जैक्ट वैल्यूज जो है ना, वो इस बजट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि लास्ट ईयर हमने कितना टारगेट अचीव किया, कितना शॉर्टफॉल हो गया, कितना एक्स्ट्रा कमा लिए हम, सब कुछ लिखा हुआ होता है इस बजट में। ठीक है, तो ये तीनों साल का हिसाब किताब देता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट जो है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन। हर साल इसको पेश करना ही पड़ेगा, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो वो लोकसभा, राज्यसभा, हर दोनों सभा में इसको पेश करना पड़ेगा, और अगर ये एक्सेप्ट होता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ देम, तभी ये अफेक्ट हो पाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, सो इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज मतलब क्या हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? इंट्रोडक्शन समझ में आया सबको गवर्नमेंट बजट का? सब कुछ क्लियर है तो यस लिख दो या बोल दो। हाँ भैया, क्लियर। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब अपने आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। लेट्स नाउ मूव ऑन टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट है सीबीएसई, स्पेशली। आईएससी डोंट इग्नोर दिस, ठीक है, बट दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सीबीएसई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका एक नेमोनिक भी बनाया है। इसका नेमोनिक क्या है, फॉलो करना। ग्रिप्स आर, ग्रिप्स आर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट क्या क्या चीज को हेल्प करने के लिए रेडी किया जाता है, ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उसको देखेंगे अपने ग्रिप्स आर के थ्रू। जी का मतलब हो गया ग्रोथ, आर का मतलब हो गया रिसोर्सेज का रीएलोकेशन, आई का मतलब हो गया इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, पी का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट करना प्रॉपर, ठीक है।
एस का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि उतार चढ़ाव नहीं हो ज्यादा, स्मूथली आगे की तरफ अपना देश बढ़े। ग्रिप्स हो गया। अब आर बचा है, आर स्टैंड्स फॉर रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव करना या रिड्यूस करना। ठीक है, तो इन कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट बजट अपना सेट करता है। और सीबीएसई, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो भी सुन लो। 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। यहां से ऐसा बोलेगा कि एक्सप्लेन दी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट बजट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, या पकड़ लो, हाउ डज गवर्नमेंट बजट हेल्प टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना आ सकता है, ढंग से फॉलो करना है, बहुत इजी है चीज। ठीक है, ओके, तो ग्रिप्स का सबसे पहले अपने जी देखते हैं। आ जाओ, लेट्स फोकस ऑन जी फर्स्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो पता ही है क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए हम, चाहे गुड्स का प्रोडक्शन हो चाहे सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, उसको हर साल बढ़ाते रहे। या तो उसको बढ़ाया जाए या तो उसका बनाने का जो एफिशिएंसी होता है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ये दोनों ही किसके माध्यम है, ग्रोथ के। आओ फॉलो करना। ग्रोथ implies increase in the real GDP of an economy, that is increase in the volume of goods and services produced। ठीक है, इसको ग्रोथ बोलते हैं। अब गवर्नमेंट बजट और ग्रोथ का क्या कनेक्शन है, फॉलो करो। गवर्नमेंट बजट में क्लियरली लिखा हुआ रहता है ये सब चीज, कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट अपना रहे और हम लोग क्या क्या सोचे हैं कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम लोग टैक्स कंसेशन देंगे, इस तरीके से इनकम टैक्स कम कर देंगे, इनकम टैक्स बढ़ा देंगे, अंबानी जैसे लोग का वेल्थ हम लूट लेंगे गंदा वाला टैक्स लगा के उनके ऊपर। तो ये सब जो भी चीज होता है टैक्सेस को लेके, कंसेशंस को लेके, जो कि हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ करे, ठीक है, वो सब किसमें लिखा रहेगा, गवर्नमेंट बजट में लिखा रहेगा। ठीक है, आ जाओ, क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है टैक्स कंसेशंस एंड अदर इंसेंटिव्स फॉर प्रोजेक्ट्स। कि अच्छा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट बजट में ये रिलीज किया जाता है, लिखा रहता है ये चीज कि जो भी फैक्ट्री सेटअप करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनको हम सब्सिडी देंगे या उनका हम टैक्स कम कर देंगे, ताकि ग्रोथ हो, बढ़ोतरी हो, और कोई भी इंसान या कोई भी क्षेत्र ग्रोथ से रुके नहीं। ठीक है, तो ये पहला चीज हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये पहला पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट उसमें लिखता है, बोलता है कि इट इज प्रोवाइडिंग सम टैक्स कंसेशंस इसमें या उसमें, ऐसे करके। ठीक है, इंसेंटिव्स फॉर प्रोजेक्ट्स होता है, जैसे मैंने बताया आपको, फॉर रूरल एरियाज, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उस तरीके से। दूसरा क्या है, सबसे मेन चीज, गवर्नमेंट बोलता है कि गवर्नमेंट खुद से कितना खर्चा करेगा इकोनॉमी में। ठीक है, जिसको अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गवर्नमेंट खुद से कितना खर्चा करेगा इकोनॉमी में, उसका भी वर्णन किया हुआ रहता है इसमें, गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, कि पकड़ लो, इस साल हम लोग बहुत सारे विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करेंगे, रोड्स कनेक्ट करेंगे पूरे तरफ, हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बैठाएंगे पूरे इंडिया में, ताकि फास्टर कनेक्टिविटी हो। मतलब ये सब जो भी चीज जो गवर्नमेंट खुद से खर्चा करता है उसका भी वहां वो लिखता है। ठीक है, ओके, जैसे ढंग से फॉलो करना। अभी क्या हो रहा है ना, अभी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, ढंग से फॉलो करो इस चीज को। अभी कोरोना के समय लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक को रनिंग करने के लिए, चालू रखने के लिए गवर्नमेंट क्या है, खुद से पैकेजेस लेके आ रहा है। हमने देखा था 2-3 महीना पहले एक 20,000 करोड़ का प्लान लॉन्च हुआ था, आपको याद है कि नहीं पता नहीं मेरे को। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कदम लिया था, 20,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने बोला हम लोग इन्फ्यूज करेंगे, हम लोग खुद से देंगे इकोनॉमी में। मतलब वही, जो वो टैक्स से कमाता है, जो भी नॉन टैक्स से कमाता है, उसमें से पैसा इकोनॉमी में डालेगा। ठीक है, ताकि वो पैसा नया लोगों के जेब में आएगा, तो कम से कम वो डिमांड बढ़ाएंगे तो फैक्ट्रीज चालू रहेगा, सबको इनकम मिलता रहेगा। इट्स एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दूसरा चीज हो गया। गवर्नमेंट क्या है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, स्पेशली खुद से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, अब कोई भी नेशन है, कोई भी इकोनॉमी है, उसका नेचुरल रिसोर्सेज होता है। अब आप कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप उसी ना रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ठीक है। आपके कंट्री में पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी है, आपके कंट्री में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी है। पब्लिक सेक्टर काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए और प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। अब रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, किसको कैसे दे, हम कितना रुपया कहाँ ट्रांसफर करें, इन सारा चीज का बात बजट में लिखा होता है, ठीक है। लाइक फॉलो करना। गवर्नमेंट क्या है, रिसोर्सेज को कैसे रीएलोकेट कर सकता है, फॉलो करो। जैसे मैंने ऊपर बताया, टैक्स कंसेशन या सब्सिडीज देकर। गवर्नमेंट पकड़ लो चाहता है कि लोग स्मोकिंग छोड़ दें, सिगरेट कम पिए, तो गवर्नमेंट गंदा टैक्स लगा देगा उसके ऊपर, ठीक है। और गवर्नमेंट सपोज चाहता है, खादी का जो कपड़ा होता है ना, थोड़ा कोर्स कपड़ा होता है, वो अपना इंडियन कपड़ा है, तो गवर्नमेंट अगर चाहता है कि लोग खादी कपड़ा ज्यादा पहने, तो गवर्नमेंट क्या उसमें सब्सिडी दे देगा, उसमें टैक्स कंसेशन दे देगा कि लोगों को वो चीप लगे खरीदने में, तो लोग वो खरीदेंगे फिर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे तरीके से अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कराने का चेष्टा करता है कि देश का रिसोर्सेज सिगरेट हो गया, तंबाकू प्रोडक्ट्स में नहीं जाए, किसमें जाए, अच्छे चीजों में जाए। तो जिसमें वो चाहता है प्रोड्यूसर्स घुसे, लोग खरीदे, उसमें सब्सिडी दे देता है वो। और जिसमें वो चाहता है कि प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस करे और लोग कम खरीदे, वहां टैक्स बढ़ा देता है। इस हिसाब से क्या देश का जो रिसोर्सेज है वो रीएलोकेट हो जाता है, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट डिस्करेजेस द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स थ्रू इम्पोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेस एंड गवर्नमेंट प्रमोट्स खादी प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया जिस तरीके से गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अपने देश के रीएलोकेट करता है, ठीक है। ओके, जैसे पकड़ लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैगी का एग्जांपल ले लो। अगर पकड़ लो गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट जो देश का रिसोर्सेज है वो नूडल्स बनाने में नहीं, क्या बोलते, पास्ता बनाने में शिफ्ट हो, तो गवर्नमेंट क्या कर देगा, गवर्नमेंट नूडल्स को बैन कर देगा। ऐसा हालांकि हो नहीं सकता, मैं एग्जांपल घुसा रहा हूं आपके माथे में कि गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, बोल देगा कि कल से धमाका दे देगा कि कल से नूडल्स बैन है, चाहे मैगी बनाए चाहे और कॉफी बनाए, नूडल्स आर बैन है। तो अब जो भी रिसोर्सेज मैगी बनने के लिए यूज होता था, अब वो पास्ता बनने की तरफ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यस, गवर्नमेंट कैन अंडरटेक those jobs, those industries जहां प्रॉफिटेबिलिटी कम है पर सोशल वेलफेयर उससे बहुत ज्यादा होगा, तो गवर्नमेंट खुद से उस चीज का प्रोडक्शन कर सकता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर अपने घर में टैप में अगर 1 घंटा भी पानी नहीं आता है, तो अपना तो पूरा हालत खराब हो जाता है कि मम्मी देखो पानी नहीं आ रहा टैप में, तैवान को बोलो मशीन चलाएगा, या जो भी जैसा भी आप जो सिस्टम में रहते हो वहां पे। तो ये सब जो पानी आते कभी सोचे हो, ये पानी क्या अंबानी साफ करके भेज रहा है, क्या टाटा साफ करके भेज रही है, ये नहीं। हर एरिया में कहीं सेक्लूडेड पोर्शन में वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगा हुआ होता है, गवर्नमेंट का होता है वो, ठीक है। बिकॉज प्रॉफिट बहुत कम है ना इसमें, तो फ्री फंडिंग का चीज है बेसिकली, घर में पानी आ रहा है अपने टैप वाटर अच्छा सा साफ एकदम, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये सब चीजों को अपने अंडर अपने कंट्रोल में रखता है ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को अपनी तरफ एलोकेट कर लेता है। क्लियर है ये चीज? तो अपने बच्चों अब जी और आर दोनों देख चुके, एक इकोनॉमिक ग्रोथ और एक रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट इनकम में आते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चलो, क्या है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इनकम एंड वेल्थ, दिस इज आल्सो कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सिंपल सा चीज है, इस पूरे चैप्टर में ना बच्चों टैक्स को लेके बात होगा फिलहाल, ठीक है। गवर्नमेंट का एकमात्र कमाने का जरिया क्या है, टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट क्या है, टैक्स को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच लालची इट हैज बिकम और हाउ मच इट नीड्स टू इन्फ्यूज बैक टू द इकोनॉमी, ठीक है। क्या है, फॉलो करो। जैसे मैंने बताया आपको, एग्जांपल दिया था मैंने कि गवर्नमेंट अगर पैसा लेना चाहता है
तो गवर्नमेंट सडनली बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन हैं इंडिया के, अंबानी हो गया, टाटाज हो गए, उन लोग पे कुछ नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर देगा, लाइक रिच टैक्स बोल के, वेल्थ टैक्स बोल के, कि तुम लोग जितना कमाए हो 20% हम लोग को दे दो। अब गवर्नमेंट करेगा इंट्रोड्यूस ये, तो उनको देना भी पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये ऐसा करता भी है, गवर्नमेंट ऐसा करता भी है, ठीक है। गवर्नमेंट बड़े बड़े लोगों को जो काला पैसा कमाए रखते हैं उनको और लूटता है वो, और फिर गवर्नमेंट वो पैसा कहाँ ट्रांसफर करता है? वो पैसा गवर्नमेंट गरीबों में ट्रांसफर करता है। इससे क्या हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है ना वो रिड्यूस हो जाता है। डायग्राम देखो इसका, पकड़ लो, यहाँ सब अमीर लोग हैं, सब अमीर लोग बैठे हैं और यहाँ गरीब लोग आ गए। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इन लोग पे कुछ अनाप शनाप XYZ टैक्स लगा देगा, टैक्स लगा देगा, और वो इनके बढ़ोतरी में यूज कर देगा। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इससे क्या है, जो इनकम लेवल है ना इनका, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो ये सबसे मेन चीज होता है गवर्नमेंट के बजट वाले डॉक्यूमेंट। सब लोग यही वेट करते हैं हर साल, अपने पेरेंट्स से पूछना इस बारे में। सब लोग हर साल इसी चीज का वेट करते हैं कि यार इस साल गवर्नमेंट टैक्स और कम कर दे, टैक्स और कम कर दे, या टैक्सेबल स्लैब जो होता है उसको और कम कर दे। जैसे अभी एट प्रेजेंट मैं बताऊं अगर, तो 5 लाख रुपया पर ईयर, 5 लाख रुपीज पर इनकम इज नॉन टैक्सेबल, ठीक है। मतलब पकड़ लो, अगर मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं साल का, तो मुझे गवर्नमेंट को ठेंगा देना पड़ेगा, बाबा जी का ठुल्लू। पर वहीं अगर मैं 5,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा कमा लूं अगर, तो सारे 12,000 रुपया प्लस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो लगेगा वो देना पड़ेगा। मतलब पकड़ लो, जैसे अगर मैं 5,20,000 रुपए कमाता हूँ, 5,20,000 रुपया में 12,500 प्लस 4,000, 16,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 20,000 जो एक्स्ट्रा कमाए आप, 20,000 तो टैक्स में ही दे दिए। 20,000 वही तो बात है ना, वही तो बात है कि ऐसा स्कीम होता है ये सब में, कि 5 लाख से अगर 1 रुपए भी ज्यादा कमा लेता ना आदमी, तो 12,500 रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी लगना है, उस हिसाब से होता है ये। इसलिए लोग क्या है, टैक्स को घटाने का सोचते हैं कि किस तरीके से हम टैक्स को इवेड करें, ठीक है। कमाते सब लोग ही ज्यादा है पकड़ लो इससे, पर सब दिखाते अपना इनकम 5 लाख से कम ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो हमने क्या देख लिया, GRI। अब आते हैं P में, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आ जाओ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बच्चों क्या होता है, और CBSE वाले तो अभी पढ़ ही रहे थे कुछ समय पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पता है ना क्या गंदा हाल है हमारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का। पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो है वो काफी लॉस मेकिंग होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रीजंस यू गाइस ऑलरेडी नो। दीज आर वेरी लॉस मेकिंग कंपनीज, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर, यस। तो गवर्नमेंट को क्या है, इनको भी चलाते रहना पड़ेगा। इनमें जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं गवर्नमेंट को, उनको भी पगार देते रहना पड़ेगा। अब वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा, ऑब्वियसली हमारे टैक्सेस के थ्रू लेके आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को अपना SBI चलाना है, अपना बैंक ऑफ इंडिया चलाना है, अपना शौचालय चलाना है, बहुत सारा जो भी चीज चलाना है, ये सब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उसके लिए। अगेन इन सब चीज का वर्णन रहता है गवर्नमेंट बजट के डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि हम लोग इस साल पूरे वेस्ट बंगाल में 100 शौचालय बनाएंगे, पूरे केरला में इतना हम SBI का ब्रांच खोलेंगे, सब कुछ वर्णन किया रहता है उसमें, कहाँ कहाँ क्या प्रोजेक्ट अपनाना है हम लोग को, सब चीज का बात है, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है अपना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, स्पेशली नेचुरल मोनोपोलीज में बताऊंगा क्या है, which are established and managed for social welfare of the public, ठीक है। बहुत जगह स्कूल्स है गवर्नमेंट का, हॉस्पिटल्स है, सबको तो मैनेज करना ही पड़ता है ना गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बजट बनता है इसलिए
बजट इसलिए भी बनता है कि ये सब चलते जाए, ये सब प्रॉपर्ली चलते जाए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडियन रेलवेज। तो गवर्नमेंट को अपने इंडियन रेलवेज को भी एकदम प्रॉपर टिप टॉप वे में रखना है। गवर्नमेंट भाई अगर जियो के अंडर होता ना इंडियन रेलवेज, तब दाम बढ़ जाता बाद में। पहले तो फ्री में बांटता कि आपका पहला टिकट फ्री रहेगा, जहां जाना चाहिए आप, पहला टिकट फ्री रहेगा, उसके बाद गंदा वाला होता। But it can be said that right now Indian Railways is one of the cheapest in the world thanks to our government. गवर्नमेंट क्या है, ज्यादा पैसा बढ़ाता ही नहीं कभी इंडियन रेलवेज, ताकि लोगों का सोशल वेलफेयर हो पाए, ठीक है। आपको शायद पता नहीं होगा ये चीज बच्चों, बट इंडियन रेलवेज इज अ लॉस मेकिंग फर्म। पता है ये चीज, इंडियन रेलवेज लॉस खाता है फिर भी चलता है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है चलाने का इसको, हमारे टैक्सेस से आ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देख लो, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब क्या हो गया ना, कि कोई भी फर्म पकड़ लो, कोई भी फर्म सामान बनाता है इतने कम कॉस्ट में कि वो कॉस्ट बाकी कोई फर्म्स मैच ही नहीं कर पाए, तो बाकी सारे प्लेयर्स हट जाएंगे उस इंडस्ट्री से और आपका ही एक फर्म बचा रहेगा, तो आप नॉर्मली बन जाओगे नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। क्या हो रहा है कि पकड़ लो, मेरा पेंसिल का कारोबार है, मैं पेंसिल बनाता हूं, पकड़ लो 5 रुपए में, एक पेंसिल बनता है पकड़ लो 5 रुपए में, ठीक है। मेरा कॉस्टिंग है पेंसिल का इतना, और दूसरा कंपनी का 10 रुपया कॉस्टिंग है, तीसरा का 7 रुपया कॉस्टिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अपना के मैं 4 रुपए में बनाना स्टार्ट कर दिया, 4 रुपए में एकदम कम से कम, ठीक है। तो मेरा कॉस्टिंग ही इतना कम पड़ रहा है जो कि इन लोग मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो विल दे बी एबल टू सर्वाइव इन द इकोनॉमी? नो। मैं क्या करूंगा, 4 रुपया मेरा कॉस्ट पड़ रहा है, मैं 6 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। 4 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है मेरा बनाने का, और मैं उसको बेचूंगा बाजार में 6 रुपए में। क्या लगता है ये तो सरवाइव कर पाएंगे? इनका तो कॉस्ट ही नहीं है 6 रुपया, मैं तो 6 रुपए में बेच रहा हूं सामान, इनका तो बनाने का खर्चा ही 10 रुपए 7 रुपए पड़ जाता है। तो विथ टाइम दे विल शट देयर फर्म एंड गो टू सम अदर प्लेसेस, हिमालय में भी। तो तब मैं क्या बन जाऊंगा, द अनडिस्प्यूटेबल प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। आई विल बिकम अ नेचुरल मोनोपोली, ओके, जैसे इंडियन रेलवेज है। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट अ नेचुरल मोनोपोली इज, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, पी देख लिया अपने, अब एस में आ जाओ, कम टू एस नाउ, स्टेबिलिटी। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है बच्चों, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो प्राइसेस है ना वो रोलर कोस्टर की तरह नहीं घूमे, वो स्टेबल होके आराम आराम से ऊपर की तरफ जाए या फिक्स्ड रहे, जो भी, बस ऊपर नीचे नहीं करे, नहीं तो उसको बोलते हैं अपने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट हर साल ट्राई करता है प्राइसेस को स्टेबल रखने का, या तो मॉडेस्ट प्राइसेस थोड़ा थोड़ा करके बढ़े हर साल, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कोक सपोज अभी 20 रुपए का है, 2 साल बाद 25 रुपए हो भी जाता है तो प्रॉब्लम नहीं, तब प्रॉब्लम है। 20 का 25 में प्रॉब्लम है, 20 का 22 होगा 2 साल में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहता है प्राइसेस को कंट्रोल में रखना। अब हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट क्या क्या नीति अपनाता है इन्फ्लेशन के टाइम में और डिफ्लेशन के टाइम में, ढंग से फॉलो करो। चलो एक चीज समझना है इसमें, गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमी स्टेबल रहे, ठीक है। तो पकड़ लो, पर इकोनॉमी इज डायनामिक, हर महीना हर दिन चेंज होता है इकोनॉमी, ठीक है। तो पकड़ लो इन्फ्लेशन का टाइम छाया हुआ है अगर, तो क्या लगता है आप लोगों को, गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाएगा कि घटाएगा? सोचो इस बारे में। प्राइसेस क्या है, ऑलरेडी एकदम हाई लेवल में। प्राइसेस, पहला बात है समझो कि प्राइसेस बढ़ता कैसे रहता है।
प्राइसेस बढ़ता रहता है बिकॉज लोग डिमांड बहुत क्रिएट करने लग जाते हैं। तो हमें पता है, वी ऑलरेडी नो दिस, द बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि देयर विल ऑलवेज बी स्कैर्सिटी, ठीक है, कि सप्लाई हमेशा डिमांड के मुकाबले क्या है, कम रहेगा। तो डिमांड आप बढ़ाते जाओगे, कोई चीज का सप्लाई मार्केट में बहुत कम है, तो नेचुरल सा बात है ना, प्राइसेस बढ़ेगा उसका। तो अगर प्राइसेस बढ़ता है दैट इज इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट खुद से नया पैसा मार्केट में नहीं लगेगा, और इन शॉर्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगा, ठीक है, जिससे कि मोटा मोटी माने नया पैसा मार्केट में आएगा नहीं, तो मोटा मोटी इन्फ्लेशन घटती जाए। और भी बहुत सारे रीजन है इन्फ्लेशन घटाने का, हम लोग वो आगे देखेंगे, इस चैप्टर में तो नहीं देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे वो चीज। अभी एक चीज समझ लो कि कैसे गवर्नमेंट बजट जो है इन्फ्लेशन में हेल्प करता है। गवर्नमेंट बजट में लिखा हुआ रहेगा कि इस साल हम लोग कम कर दिए अपना एक्सपेंडिचर, बिकॉज हमें लग रहा है इन्फ्लेशन सेट हो रहा है, ठीक है। और जिस साल डिफ्लेशन हो रहा होता है, प्राइसेस कम होते जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि लोग डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे, लोग डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे, लोग पैसा नहीं लोगों के पास। थिंक अबाउट राइट नाउ, यस, पैसा नहीं लोगों के पास, तो लोग क्या डिमांड करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होता जाता है, इन द सेंस ह्यूज डिस्काउंट्स मिलता है प्राइसेस में, ये धमाका सेल, वो धमाका सेल, ह्यूज डिस्काउंट्स मिलता है, ठीक है, फिर भी डिमांड जनरेट नहीं हो पाता। देन गवर्नमेंट स्टेप्स इन, गवर्नमेंट अपना जब गवर्नमेंट बजट बनाता है, उसमें एक्सपेंडिचर जो है उसका वो और बढ़ा देता है, ऐसा उसमें लिख देता है कि जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है हम लोग बहुत स्पेंड करेंगे इस साल, बहुत स्पेंड करेंगे, बिकॉज वी हैव टू रिवाइव द इकोनॉमी, ठीक है। सो इस चीज के थ्रू भी गवर्नमेंट बजट हेल्प करता है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइस। गवर्नमेंट बजट जो है इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस सच एज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉलो करना। इन्फ्लेशन के समय क्या हो रहा है, जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। किसी को याद है क्या एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? मैं चाहता तो सिर्फ डिमांड ही लिख देता, पर मैं एग्रीगेट डिमांड क्यों लिख रहा हूं, बताओ। टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। क्या चीज? टोटल डिमांड इंडियन इकोनॉमी में। टोटल डिमांड से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब किसी भी एक प्रोडक्ट ना, उस ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के लिए पूरा कंट्री का क्या डिमांड है। चलो, यू आर पार्टली करेक्ट साहिल, वेरी गुड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, सारे गुड्स का डिमांड। अगर मैं सिर्फ डिमांड का बात करता गाइस तो वो एक गुड को लेके होता। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, सारे गुड्स का डिमांड, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, सारे गुड्स का डिमांड ज्यादा होता है सारे गुड्स के सप्लाई के मुकाबले। तो गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगा इन्फ्लेशन को? गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। तो उस साल फिर गवर्नमेंट अपनाता है सरप्लस बजट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। सरप्लस बजट क्या होता है आप लोग जानोगे नेक्स्ट क्लास में, अभी भूल जाओ उसको, ठीक है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन में क्या होता है, मैंने बताया आपको, अभी का समय जो चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज मच लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में सामान बढ़ती पड़ा है पर लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैन रेज दिस एग्रीगेट डिमांड by increasing its own expenditure and also by giving tax concessions and subsidies. तो गवर्नमेंट इसे दाव पेच अपना सकता है ताकि इकोनॉमी रिवाइव, ठीक है। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट जो है डेफिसिट बजट अनाउंस करेगा उस साल। डेफिसिट बजट भी क्या होता है, सरप्लस बजट भी क्या होता है, आपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आते हैं अपने लास्ट आर में। Come to R now. R means what? R means reducing the regional disparities. ये सब बता चुका हूं मैं आपको कि अपने को लग रहा है अलग अलग रीजियंस में अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है। कोई स्टेट बहुत गरीब है, कोई स्टेट बहुत ऊपर उठ चुका है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो स्टेट्स अभी भी डिप्राइव्ड है, गरीब है, जहां ज्यादा कमाने का स्कोप नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट वहां पे
खुद का पैसा इंफ्यूज करेगा, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करवाएगा वहां पे, अगेन टैक्स कंसेशन देगा, सब्सिडीज देगा, ताकि आप आके वहां पे इंडस्ट्री सेट करो, जिससे कि रीजनल डिस्पैरिटीज जो है स्टेट वाइज जो अमीरी गरीबी है वो घटे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है अपने बजट के थ्रू एम करता है रिड्यूस करने का रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है उनका भी अपलिफ्टमेंट हो पाए। ठीक है, तो ये रहा अपना आर का मतलब भी। आई होप सबको क्लियर है ये चीज। चलो अब मैं पूछूंगा ग्रिप्स आर। जी का मतलब क्या है अनन्या? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आर का मतलब क्या है विशाल? reallocation of resources, आई का मतलब क्या है ऋषभ? distribution of income, हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर आई अगेन स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वेरी गुड। पी का मतलब क्या है आयुषी? याद नहीं है भैया। याद नहीं है। आकृति पी का मतलब क्या है? The management of public sector enterprises. आयुषी अब तुम रिपीट करो। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, एस का मतलब क्या है नंदिनी? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है। अब आर जो अभी अपने पढ़े, ग्रिप्स आर का आर अपने अभी पढ़े हैं, मेरे को बता दो राहुल। रीजनल डिसएबिलिटीज। क्या चीज? रीजनल डिसएबिलिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, ठीक है भैया। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने आते हैं वो मेन चीज में, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट का क्या क्या कंपोनेंट होता है वो अपने देखेंगे। आपने देखे थे ना डेफिनेशन में भी, आओ डेफिनेशन में क्या देखे थे, मैं बताऊंगा आपको। डेफिनेशन में आपने देखे थे कि गवर्नमेंट बजट जो है एक स्टेटमेंट होता है जहां रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स लिखा होता है अंडर वेरियस हेड्स। अब वो हेड्स को जानने का बारी आता है। एक है रेवेन्यू हेड, एक है कैपिटल हेड। मतलब पकड़ लो, गवर्नमेंट बजट अगर एक पेज का है, अगर एक पेज का होता नहीं, अगर एक पेज का है तो एक साइड में रेवेन्यू बजट का बात होगा, एक साइड में कैपिटल बजट का बात होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा ये दोनों चीज क्या है, स्टे ट्यून्ड। आ जाओ। सो कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है दो पार्ट्स में, एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रिमेंबर रेवेन्यू बजट और रिमेंबर कैपिटल। But before we move on to these components, first I want to know how much you guys know about assets and liabilities. Now, पहले वो जानना बहुत जरूरी है, because ये चैप्टर रिवॉल्व होगा assets और liabilities को लेके। इस दोनों को लेके ये चैप्टर रिवॉल्व होगा। assets क्या होता है, कौन बोल पाएगा? टूटा फूटा कुछ भी, क्या होता है assets? यार सब अकाउंट्स पढ़ते हो, गोंगे मत रहो, कुछ भी टूटा फूटा आइडिया लगा के बोलो ना, क्या होगा सेट्स? सर जो कंपनी का जो गुड्स होता है खुद का, कंपनी का जो खुद का गुड्स होता है। ठीक है, यू ट्राइड इट। और भी कोई कुछ पेश करना चाहेगा अपना? Anything which benefits the company. The company likes the presence of it in the company. चलो ठीक है, चलो सही है, ठीक है। असेट क्या हो गया बाबू? असेट चाहे रियल एसेट बोलो चाहे फाइनेंशियल एसेट बोलो, ये वो चीज होता है जो कंपनी नहीं, इंडिविजुअल को भी यार, है ना, जो कोई हाउस होल्ड हो गया, कोई फर्म हो गया, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। रिमेंबर द वर्ड बेनिफिट। बेनिफिट प्रोवाइड करता है या तो अभी या तो इन द फ्यूचर, उसको अपने क्या बोलेंगे? असेट्स। जैसे मैं पकड़ लो एक बनाता हूँ फिक्स डिपॉजिट, मैंने 1 लाख रुपया रख दिया फिक्स डिपॉजिट में, तो वो क्या है मेरे लिए? असेट हो गया। ठीक है, वो मुझे बेनिफिट देगा,
या तो आज देगा, या जब मेच्योरिटी में मैं उसको तोड़ के ले आऊंगा अपने घर पैसे को, तब बेनिफिट देगा। ठीक है, आज मेरे सेंटर के लिए मेरा जो बेंचेस है यहाँ पे, ये क्या है? असेट है। काय को असेट है ये? बिकॉज इस चीज के थ्रू मैं कमा पाऊंगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड माई बिजनेस रादर सम बेनिफिट। ठीक है, मैं इसी लगाया हूं, असेट हो गया मेरा ये। सो ऑल दीज आर असेट्स which those things are assets which help you, which gives you benefit right now or in the future. ठीक है, ये हो गया असेट। ओके, नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन बताएगा? A liability is anything which creates a burden on a person or a company, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है उसको रीपे करना होगा वापस। बहुत सही, वेरी गुड। लाइबिलिटी मतलब सर का बोझ, है ना? कि किसी से लोन लिए अपने, किसी से 2 लाख रुपए लोन ले लिए, अब वो 2 लाख रुपए अपने लोन लिए हैं, वो हमारे सर का बोझ हो गया। ठीक है, हमारे लिए वो लाइबिलिटी बन गया है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, लाइबिलिटी क्या होता है? सर का बोझ। और असेट्स क्या हो गया? सर का ताज। अरे वाह, उफ। असेट्स क्या है? सर का ताज है हमारा ये, इसको अपने खुश होते हैं इसको पाके, और लाइबिलिटी पाके अपने को टेंशन रहता है, रात की नींद हराम हो जाती है। लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज मैं बोरो कर रहा हूं किसी से, कुछ रुपए में बोरो कर रहा हूं, तो वो लाइबिलिटी हो गया मेरे लिए। ठीक है, मुझे एट द फ्यूचर पॉइंट मेरे को इसको रिटर्न करना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, ओके। एक चीज मैं फटाफट समझूंगा आप लोगों से। चलो, मैंने सेंटर लिया, अपना एडीएनसी का नया सेंटर खुला हुआ है, मैंने ये नया सेंटर लिया, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। ठीक है, मान के चलते हैं कि मैंने मेरे लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया 2 लाख रुपया। मैंने किसको दिया है? मेरे लैंडलॉर्ड को। अब बताओ इसमें कौन कौन किसका असेट है, कौन किसका लाइबिलिटी है? सोचना, ट्राई करना। भैया या लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी है। लैंडलॉर्ड के पास 2 लाख रुपया लाइबिलिटी है। लैंडलॉर्ड के ऊपर क्या बोला तुम? 2 लाख रुपया लाइबिलिटी है अच्छा, कि बाई चांस अगर लैंडलॉर्ड खर्चा कर दिया, पर उस वो 2 लाख रुपया आपको रिटर्न करना पड़ेगा उसको एंड में कोई भी हालत में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोला तुम। लैंडलॉर्ड के लिए ये 2 लाख रुपया जो है ये लाइबिलिटी। बाई चांस वो खर्चा कर दिया अगर, मैंने देखो उसको ये रुपया लौटाना है सम पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसके लिए बोझ हमेशा बना रहेगा कि मुझे खर्चा नहीं करना है। मैं बाई चांस खर्चा कर दूंगा तो गया, और मैं तो मस्त हो गया, मेरे लिए लैंडलॉर्ड बन गया असेट। मेरे लिए लैंडलॉर्ड क्या बन गया? असेट बन गया कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा लैंडलॉर्ड से, मुझे कुछ खोने का नहीं है। अब मैंने उसको रुपया दे दिया, अब उससे पाने का ही है। समझ में आया? तो समझो इस चीज को क्या है, जिसको समझ नहीं आया पूछो मेरे को। ठीक है, पकड़ लो ए बी को 10,000 लोन देता है। ए बी को 10,000 लोन देता है। तरंग मेरे को बताओ कि बी के लिए ए का हिसाब क्या बैठेगा? ए बी को लोन दे रहा है 10,000 रुपया। तरंग बताओ बी ए के बारे में क्या सोचेगा? बी का लाइबिलिटी और ए का एसेट हुआ। ए का असेट है बी और बी का लाइबिलिटी है ए। तुम ये बोल रहे हैं क्या? नहीं, 1 लाख रुपया बी के लिए लाइबिलिटी है और ए के लिए एसेट है। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि बी 10,000 रुपया पा रहा है ए से, बी को चुकाना पड़ेगा विद सम इंटरेस्ट व्हाटएवर, तो बी के लिए लाइबिलिटी है 10,000। ठीक है, और ए तो भैया देके खुश हो गया, उसको चिंता ही नहीं है कोई, उसके लिए असेट हो गया ये चीज। ठीक है, चलो वेरी गुड, आप लोग को समझ में आ गया है व्हाट इज असेट, व्हाट इज लाइबिलिटी।
अगर नहीं समझ में आया है, नहीं पता है व्हाट इज एसेट व्हाट इज लायबिलिटी, तो मेरे को वापस से पूछ लो प्लीज। आई गिव यू 5-10 सेकेंड्स, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। चलो सबको क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। ओके, अब अपने फिट एंड फाइन है कंपोनेंट्स ऑफ बजट को समझने के लिए। ठीक है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, मैंने बताया ना आपको रेवेन्यू और कैपिटल। तो एक रेवेन्यू अकाउंट होता है जहां पे गवर्नमेंट उन तमाम चीजों के बारे में बात करता है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन बेस्ड हो, जो डेली लाइफ में काम आता है, जो खर्चा या जो इनकम, वो चीज गवर्नमेंट दिखाता है रेवेन्यू अकाउंट में बजट। ठीक है, covers those items which are of recurring nature, day to day। लाइक पकड़ लो गवर्नमेंट जो है हर महीना, हर साल, हर महीना ही पकड़ लो, उसको जीएसटी मिलता रहता है गवर्नमेंट को, तो वो रिपीटिंग नेचर का है, वो रेकरिंग नेचर का है। तो गवर्नमेंट टैक्स पाता है, ये चीज वो कहाँ लिखेगा बजट के, कौन से अकाउंट में पेश करेगा, वो बजट के रेवेन्यू अकाउंट में पेश करेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट पकड़ लो जो सैलरीज देता है अपने स्टाफ को, वो भी डे टू डे एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि वंस इन अ ब्लू मून होता है वो चीज, नहीं, वो भी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए होता है। तो वो भी किसमें दिखाएगा, वो रेवेन्यू अकाउंट में। तो वो रिसिप्ट्स और वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को मिलता है या वो खर्चा करता है टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, वो किसमें दिखाता है, वो खर्चा, वो इनकम, वो दिखाता है रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट का। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल अकाउंट। कभी कभी खर्चा कर दिया कोई कोई बड़े बड़े चीजों में, ठीक है, कैपिटल असेट अगर बना रहा है गवर्नमेंट तो उसको अपने लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, इसको ढंग से जानेंगे, अभी जानेंगे ढंग से, इसको अभी लूजली समझ लो बस, कि कैपिटल अकाउंट में वो सब खर्चा, वो सब इनकम जुड़ता है जो डे टू डे एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। ठीक है, आओ, कैपिटल अकाउंट कवर्स दोज आइटम्स व्हिच आर ऑफ द नेचर ऑफ क्रिएटिंग और रिड्यूसिंग कैपिटल एसेट्स। ढंग से मस्त तरीके से देखेंगे अभी इसको, आ जाओ इसमें। रेवेन्यू बजट क्या है, गवर्नमेंट जो रिसीट कमा रहा है, जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो रिसीट और एक्सपेंडिचर जो कि असेट को ना बढ़ाता है ना घटाता है, लायबिलिटी को ना बढ़ाता है ना घटाता है, ऐसा चीज कहां जुड़ेगा, रेवेन्यू बजट में। ऐसा चीज कहां जुड़ेगा, रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है, और ऐसा रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का या तो असेट को बढ़ाए या तो गवर्नमेंट के असेट को घटाए, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाए या गवर्नमेंट की लायबिलिटी को घटाए। ठीक है, ऐसा जो चीज होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो रिसीट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बजट में आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट में आप उन सारे चीजों का बात करोगे जिसके थ्रू एसेट और लायबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं आता है, पहले जो था वही वैसा अभी भी रहेगा। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल बजट में उन सारी चीजों का बात होगा जिसके थ्रू गवर्नमेंट का या तो एसेट बढ़ता घटता है या तो लायबिलिटी बढ़ता घटता है। इन शॉर्ट, चेंज आता है एसेट या लायबिलिटी में ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो रैपिड वे में पूछता हूं मैं, पकड़ लो, अगर गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से 2 करोड़ रुपया लोन लिया, पहला बात है बताओ, ये रिसीट है कि एक्सपेंडिचर है? रिसीप्ट। गवर्नमेंट 2 करोड़ रुपया लोन पे लिया फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा आ रहा है, सीधे सेंस में क्या है ये, रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर? रिसिप्ट है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब मेरे को बताना कि ये 2 करोड़ रुपया पाके गवर्नमेंट खुश रहेगा?
नहीं, उसका लाइबिलिटी भी तो हो गया अब उसको पे बैक करने का। गवर्नमेंट का लाइबिलिटी में फर्क आया है यहाँ पे, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में फर्क है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी बढ़ गया है ना, उसको जिसको जिसको देना है, जिसके सामने पॉकेट खाली करना है अपना, वो बढ़ गया। तो मेरे को बताना, ये जो गवर्नमेंट बोरो किया है ये कहाँ दिखाएगा, वो कैपिटल बजट में कि रेवेन्यू बजट में? कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में दिखाएगा, ठीक है। एक और चीज पकड़ लो, गवर्नमेंट को मेरे से मिल गया 12,500 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को 12,500 रुपया टैक्स मेरे से मिल गया, तो ये रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है उसका? रिसीट है, वेरी गुड, कमाया है तो रिसीट ही होगा, है ना। रेवेन्यू बजट में घुसेगा ये कि कैपिटल बजट में? रेवेन्यू बजट में घुसेगा। आकृति, अब ये वो यस सर, क्यों घुसेगा रेवेन्यू बजट में उसके? क्योंकि रेवेन्यू बजट के अंदर सारा ये सब दिखाया जाता है, जो टैक्स ये सब गवर्नमेंट पाता है, ये रेकरिंग नेचर का होता है, तो ये हर साल पाता है ना टैक्स। अच्छा, मेन चीज क्या है यहां, मैंने क्या बताया था, क्या टैक्स पाके गवर्नमेंट के असेट या लाइबिलिटी में कुछ फर्क आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए वो चीज घुसेगा उसके बजट के रेवेन्यू वाले पार्ट। समझ में आया ये चीज? बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, इट्स नॉट हिज एसेट, इट्स नॉट हिज लाइबिलिटी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसके, ठीक है। अगर उसके पास 10 एकड़ का जमीन था, उसका एसेट 10 एकड़ का जमीन था, तो अभी भी वो उतना ही है, टैक्स पाके तो वो बढ़ या घट नहीं गया ना। तो वो सब चीज जिसके थ्रू, वापस से मैं बता रहा हूं, ढंग से फॉलो कर लो, बजट का 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है बजट, एक रेवेन्यू अकाउंट में और एक कैपिटल अकाउंट में। रेवेन्यू अकाउंट को अपने रेवेन्यू बजट भी बोल सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में अपने कैपिटल बजट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स का वर्णन होगा, दोनों में ही होगा, चाहे वो रेवेन्यू बजट हो चाहे वो कैपिटल बजट हो। पर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, कि रेवेन्यू बजट में वो सारा कमाने का जरिया और खर्चा करने का जरिया आता है जिससे गवर्नमेंट का असेट में कुछ बदलाव नहीं है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी में कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल बजट में उन सारे रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स का वर्णन होगा जिसके थ्रू गवर्नमेंट का असेट या तो घटता है या तो बढ़ता है, या तो लाइबिलिटी घटता है या तो बढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लो, देखते कौन जवाब देगा इसका मेरे को। पकड़ लो, गवर्नमेंट अभी इंडियन रेलवेज का कुछ पार्ट बेच रहा है प्राइवेट फर्म्स को, ठीक है। गवर्नमेंट बेच रहा है इंडियन रेलवेज का कुछ पार्ट प्राइवेट फर्म्स को, तो उसके बदले गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, क्लियर बात है, उसके बदले उसको पैसा मिलेगा, तो उसका रिसिप्ट हो रहा है ये। अब बताओ ये कैपिटल बजट में है कि रेवेन्यू बजट में? डिक्रीज हो गया। राजनंदिनी, क्यों कैपिटल बजट में आएगा ये? क्योंकि भैया उसका एसेट भी तो चेंज हो गया ना। बढ़ा है कि घटा है उसका एसेट? घट गया। वेरी गुड, उसका एसेट में क्या बदलाव आया? घट गया। उसके पास पूरा इंडियन रेलवेज था, पूरा उसका एसेट है, और 1-2 लाइन जो है, 1-2 ट्रैक जो है उसको बेचना पड़ेगा, तो उसका एसेट में कमी आया है। समझ में आई ये चीज? तो गुड, आप लोगों को सबको समझ में आ गया ये चीज, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। ये जो मैं यहाँ फ्लो चार्ट बनाया हूँ, जो डायग्राम बनाया हूँ, उसको ढंग से याद रखना, ऑलराइट। चलो आ जाओ इसमें, 5 मिनट आ जाओ। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आता है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आता है। सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या है कि इट इंक्लूड्स all those transactions which do not create any changes in liability or assets of the government. कुछ भी चेंज नहीं आएगा ना लाइबिलिटी में ना एसेट में, जो मैं यहाँ आपको समझा दी, ठीक है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? गवर्नमेंट पैसा पा रहा है,
गवर्नमेंट पैसा पा रहा है, या तो गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगा तो पा रहा है, या तो गवर्नमेंट कुछ सामान बेच रहा है अपना तो पा रहा है। यहाँ पे दोनों ही नहीं है। गवर्नमेंट पैसा पा रहा है, इट विल नॉट इंक्रीज हिज लायबिलिटी बिकॉज लोन पे नहीं ले रहा है वो, ना ही कुछ बेच रहा है वो पैसा कमाने के लिए, तो इट विल ऑल्सो नॉट डिक्रीज हिज एसेट्स। ठीक है, फ्लोचार्ट लिखते रहे नंबर 1। एग्जाम्पल क्या हो गया, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्नमेंट पाता है, उसके लिए उसको अपना घर बार बेचना नहीं पड़ता, ना ही वो बोरो कर रहा है ये पैसा उसके पास आ रहा है बस। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा करना, ओके, दे डू नॉट डिक्रीज लायबिलिटीज। गवर्नमेंट किसी को लोन रिपे नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट कुछ खरीद रहा है सामान। गवर्नमेंट कुछ खरीदेगा सामान तो उसका एसेट बढ़ जाएगा ना, तो रेवेन्यू में तो आएगा नहीं, वो कैपिटल में देखेंगे अपने। तो रेवेन्यू में क्या है, गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, ना उसका लायबिलिटी कम हो रहा है, ना उसका एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिस पे जो खर्चा करता है गवर्नमेंट ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पुलिस पे जो खर्चा करता है उससे उसका लायबिलिटी तो कम हो नहीं रहा है। ठीक है, अगर उसको 2 करोड़ रुपया देना है वर्ल्ड बैंक को तो वो उसको देना ही है, वो तो कम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना उसका कोई एसेट्स बढ़ रहा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल बजट। इट शोज कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो पैसा जो गवर्नमेंट को मिलता है या तो अपना कुछ सामान बेच के या तो लोन लेके। ठीक है, and capital expenditures, it shows these two things. ठीक है, it will include only those transactions which will create a dent in his reputation. No, not like that. ठीक है, it includes those transactions which create changes in either liability or assets for the government. या तो उसका liability में चेंज आएगा या तो उसके assets में। ठीक है, फॉलो करना, कैपिटल रिसीट्स, पैसा कमा रहा है, कैपिटल का बात हो रहा है, मैंने एग्जाम में फॉलो करना ऐसे करके, कैपिटल रिसीट्स आ जाएगा। तो रिसीट मतलब क्या, कमा रहा है वो, और कैपिटल मतलब क्या है कि लायबिलिटी या एसेट में चेंज आएगा। तो खुद सोचना कि यार गवर्नमेंट पैसा कैसे कमा सकता है, जिससे उसका या तो लायबिलिटी में चेंज आए या तो उसका एसेट में चेंज आए। तो माथा में सीधे स्ट्राइक करेगा कि हाँ, अगर गवर्नमेंट अपना एसेट को बेच देता है उससे पैसा कमाएगा वो, तो यहाँ पे उसका एसेट डिक्रीज होता है। यहाँ पे क्या है, उसका एसेट डिक्रीज होता है। या तो वो पैसा कैसे कमा सकता है, लायबिलिटी के हिसाब से। पैसा कमाएगा किस तरीके से, पैसा बोरो करके। तो पैसा वो बोरो कर रहा है, इट इज चेंजिंग हिज लायबिलिटी, दैट इज इट इज इंक्रीजिंग हिज लायबिलिटी। तो ये कैपिटल रिसीट हो गया। ओके, तो कैपिटल रिसीट में क्या आएगा बच्चों, वो सब चीज आएंगे। अपना शेयर्स बेच सकता है पब्लिक सेक्टर का, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड आयुषी। उसी का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज एसेट्स। ठीक है, अपना जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स है उसका शेयर्स बेच देगा, या तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलो या ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल बोलो, बेच देगा तो उसका एसेट कम हो गया। तो ये जो रिसिट है ये रेवेन्यू रिसिट नहीं होगा, ये कैपिटल रिसिट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, जो भी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कम टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा करना। अब खर्चा वो कैसे करेगा, वो या तो अगर अपने को एसेट लायबिलिटी में चेंज लाना है, इसका मतलब खर्चा कैसे करेगा वो सोचो। पकड़ लो कहीं वो लैंड खरीद लिया, कोई किसान से या कोई इंसान से कहीं लैंड खरीद लिया, तो उसके लिए जो खर्चा कर रहा है वो, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का असेट में बदलाव आएगा, असेट बढ़ेगा। इस चीज को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोल के बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इंक्रीजेस हिज असेट्स। ऑलराइट, या पकड़ लो गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया आपको, वर्ल्ड बैंक से 2 करोड़ रुपया लोन लिया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट रिटर्न कर रहा है पैसा, रीपे कर रहा है अपने प्रिंसिपल को।
ठीक है। तो अब गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है ना, मतलब पैसा अपने पॉकेट से निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब इस एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, जो 2 करोड़ का लाइबिलिटी था गवर्नमेंट के सर पे, वो लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो किस टाइप एक्सपेंडिचर है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा गवर्नमेंट का लाइबिलिटी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। लैंड को एक्वायर कर रहा है तो उसका असेट बढ़ेगा, बदलाव आ रहा है उसके लायबिलिटी असेट में, तो वो कैपिटल वाला खर्चा हो जाएगा। ठीक है। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फॉलो करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा करना। ठीक है। तो तुम खर्चा कर रही हो बाबू, और कैपिटल खर्चा कर रही हो। कैपिटल खर्चा मतलब क्या है कि लायबिलिटी और एसेट में बदलाव आएगा। तो तुम पकड़ लो खर्चा कर रही हो, उसके बदले एसेट खरीद रही हो, तो यू आर इंक्रीजिंग योर एसेट। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है देखो, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड। तुम गवर्नमेंट हो, तुम लैंड खरीद रही हो, तो एक्सपेंडिचर कर दी हो तुम, और तुम्हारा उससे एसेट बढ़ रहा है ना, प्रॉपर्टी जायदाद बढ़ रहा है तुम्हारे नाम, तो उसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोल के बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तरीका ये है। अगर लायबिलिटी वाइज बात करें अपने, तो पकड़ लो गवर्नमेंट के ऊपर 2 करोड़ का लोन है। गवर्नमेंट ने 2 करोड़ का लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। ओके। तो गवर्नमेंट अगर 2 करोड़ रुपए चुका रहा है, मतलब खर्चा कर रहा है ना, उसके एंड से क्या, उसके पॉकेट से 2 करोड़ रुपए निकल रहा है गवर्नमेंट के, उसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया वो। तो गवर्नमेंट अब वो 2 करोड़ रुपया दे रहा है वर्ल्ड बैंक को वापस से, उससे गवर्नमेंट के सर का जो बोझ है वो क्या हो गया, हट जाएगा। लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट का वो घट जाएगा या मिट जाएगा। तो लायबिलिटी में फर्क आ रहा है ना, उसको भी अपने क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आई ये चीज, क्लियर है। आओ इसको फाइनली अपने रिवाइज करते हैं। मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, मैच द फॉलोइंग गाइस। आ जाओ, अब आप लोग मैच करोगे और मैं रिलैक्स करूंगा। रेवेन्यू है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ रिसीट है, यहाँ एक्सपेंडिचर। चलो वेरी गुड। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है ऊर्जा, कि एसेट और लायबिलिटी में चाहे गवर्नमेंट को मिल रहा है पैसा, लेकिन वो अफेक्ट नहीं करेगा एसेट लायबिलिटी। गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है पर वो अफेक्ट नहीं करेगा उसके असेट या लायबिलिटी। मतलब कि क्या है बाबू, इसमें गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, ना उसका असेट डिक्रीज हो रहा है, ना उसका लायबिलिटी बढ़ रहा है उससे। समझ में आ गया ये चीज। चलो नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैभव, कोई रिकरिंग खर्चा है गवर्नमेंट का। हाँ, इससे क्या क्या नहीं होता है, क्या होता है बताओ। बाबू बात करोगे असेट लायबिलिटीज को लेके, बोलो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैभव तुमसे पूछ रहे हैं। अभी आवाज कट रहा है आपका, वापस बोलिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ। बोला तो, वो तुम पूरा चीज नहीं बोला, वो इनकम्प्लीट है एकदम। मेन चीज बोलो, what happens to the liability and assets in this case। अनन्या तुम बोल पाओगी। हाँ भैया, बोलो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना ही हम लोग का लायबिलिटी डिक्रीज होता है, ना ही हम लोग का असेट्स इंक्रीज होता है। चलो वेरी गुड, ठीक है। वो ऐसे पूछ रहे थे क्या आप? तो और क्या, तुमको कैसे पर जवाब देके पूछे क्या तुमको हम। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
आप खर्चा कर रहे हो, गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है। अब गवर्नमेंट खर्चा कर सकता है अपना असेट बढ़ाने के लिए भी, या तो अपने लाइबिलिटी को कम करने के लिए, पर यहाँ दोनों ही नहीं होगा। ठीक है, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच डज नॉट इंक्रीज द असेट्स और रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विशाल, व्हाट इज कैपिटल रिसीट? Capital receipt, they increase the asset of the government but do not पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। सोच के बोलो, कैसे गवर्नमेंट को पैसा मिल सकता है कैपिटल के हिसाब से? भैया याद नहीं आ रहा है। फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो इस चीज को, और जहां समझ नहीं आता मेरे को दोबारा पूछो ना, चुप रहने से काम नहीं बनेगा। कैपिटल रिसीट में आपको बुद्धि लगाओ, ये बहुत बेसिक बुद्धि लगाना है यहाँ पे। वो पैसा कमा रहा है गवर्नमेंट, पैसा कमा रहा है। कैसे पैसा कमा सकता है? जिससे कि उसका लायबिलिटी असेट में फर्क पड़े। या तो अपना असेट को बेचेगा, तभी तो कमा पाएगा ना। तो कैपिटल रिसीट में क्या है, उसका असेट घटता है, या तो उसका लायबिलिटी बढ़ेगा। पैसा आदमी कैसे कमा सकता है? किसी से बोरो करके पैसा कमा सकता है। तो तुम बोरो करोगे पैसा तो तुम्हारे सर पे लायबिलिटी बढ़ेगा ना। समझ में आया? विशाल, रिपीट करो आप। आयुषी, कैपिटल रिसीट और एक्सपेंडिचर ये दोनों रेकरिंग नहीं है, ये दोनों कभी कभी होता है बस। ठीक है, आशीष, व्हाट इज कैपिटल रिसीट? which increases liability or decreases asset. तुम्हारा आवाज बहुत स्लो आ रहा है, बहुत सुन ही नहीं रहा है कुछ। हेलो, हाँ अब बोलो। भैया जो एसेट डिक्रीज करे या ये लायबिलिटी इंक्रीज करे। वेरी गुड, सही है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, और कैपिटल है मतलब लायबिलिटी असेट में कुछ चेंज आएगा। कैसे क्या कर सकते हो इसमें आप लोग कि गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, या तो अगर असेट के हिसाब से देखोगे तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर रहा है अपने एसेट को खर्चा करके उसमें। ठीक है, अगर लायबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो गवर्नमेंट जो है अपना लायबिलिटी चुका रहा है, उसके सर पे जो बोझ था उसको कम कर रहा है। So capital expenditure means either of the two. One is what? One is reducing the liabilities or increasing the assets. ठीक है, सबको क्या समझ में आ गया? कि कुछ पूछना है तो पूछो मेरे को। कंपोनेंट्स क्या सबको क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज मेरे को पूछो। और अपना आज का क्लास आज खत्म होता है। फिर हमने आज देखा गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ा हमने ये मेन चीज देखा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जहां हमने एक मस्त नेमोनिक लिया ग्रिप्स आर बोल के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सीबीएसई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जहां हमने ये देखा कि पूरे बजट को अपने ससुरा दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक रेवेन्यू पार्ट और एक कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू पार्ट में भी रिसीट एक्सपेंडिचर आएगा जो रिकरिंग नेचर का होता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट के असेट लायबिलिटी में फर्क नहीं आता है। ठीक है, कैपिटल उसका दूसरा हिस्सा है जिसमें रिसीट और एक्सपेंडिचर का बात होगा, पर ये वैसी ट्रांजैक्शंस है जिनसे गवर्नमेंट का असेट और लायबिलिटी में फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे अपने स्टार्ट करेंगे रिसीट्स के बारे में बात करना। ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय बाय। बाय भैया।